कोलकाता की गलियां हो या पुरी का मंदिर या फिर राष्ट्रपति भवन के गलियारे, रसगुल्ला भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय मिष्ठानों में से एक रहा है। एक और जहां बंगाली इसे अपनी धरोहर मानते हैं, वहीं दूसरी ओर उड़िया इसे अपना आविष्कार रसोगुल्ला बोले या रोशोगोल्ला या फिर रसबरी। अन्य देशों में भी इस मिठाई ने अपने झंडे गाड़े हैं। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटें तो पाएंगे कि रसगुल्ले के जन्म के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। कई उड़िया ये मानते हैं कि इस मिठाई का जन्म उड़ीसा के पुरी में हुआ है, जहां 700 साल पुरानी यह मिठाई वहां की प्रथा से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को रथ यात्रा में साथ न चलने को राजी करने के लिए इस मिठाई को खिलाया था। 11वीं सदी में अपने सफेद रंग की वजह से इसे खीर मोहन के नाम से जाना जाता था और इसी कारण छेना से बनी इस मिठाई से महालक्ष्मी को भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है, खासकर रथ यात्रा के आखिरी दिन को, जिसे नीलाद्री विजय भी कहते हैं। हालांकि इसे बनाने की विधि मंदिर में गुप्त रखी थी, फिर भी यह मंदिर के बाहर कैसे पहुंची ये जानना कठिन है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के ही किसी पंडित ने जब देखा कि गांव में दूध की अत्यधिक बर्बादी हो रही है, तब उसने लोगों को छेना निकालना और फिर रसगुल्ला बनाना सिखाया। भुवनेश्वर के बाहर एक छोटा सा गांव है पहाला। वहां के निवासियों के लिए यह परोक्ष रूप से दिया गया एक आशीर्वाद बन गया। इस गांव में आदमियों के मुकाबले गाय अधिक थी और इसी कारण यहाँ दूध की हमेशा ही अधिकता रही। छेना निकालने की विधि लोगों ने जल्द ही सीख ली और देखते ही देखते पहाला उड़ीसा में रसगुल्ले का गढ़ बन गया। पहाला में बने रसगुल्ले कोलकाता के सफेद रसगुल्लों की अपेक्षा अधिक देर तक छानने की वजह से भूरे रंग के होते हैं, जो पूरे राज्य भर में मिलते हैं। रसगुल्ले का एक और प्रकार जिसके लिए उड़ीसा प्रसिद्ध है, वो सालेपुर की गलियों में आता है। खीर मोहन का यह प्रकार अधिक बड़ा और नर्म होता है। इसे वहाँ के स्थानीय हलवाई बिकला नंदरकर ने विकसित किया। छेने के गोले को भाप देकर उसे चाशनी में छोड़ा जाता है। रसगुल्ला बनाने की यह तकनीक इसी हलवाई ने इजाद की थी। उड़िया लोगों का मानना है कि आज के रसगुल्ले का जन्म इसी विधि से हुआ। पश्चिम बंगाल, जो कि रसगुल्ले को अपनी धरोहर मानता है, इस उड़िया मान्यता को खारिज करता है। अब जब बंगालियों की बात हो रही है तो हम रोशोगोल्ला पर आते हैं। बंगालियों का कहना है कि रोशोगोल्ला 1868 में कोलकाता के नबीन चंद्र दास द्वारा इजाद किया गया और उसी की पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया। कोलकाता में नबीन चंद्र दास के परपोते धीमन दास रसगुल्ले के इजाद होने की कहानी बड़े चाव से बताते हैं। नबीन चंद्र दास ने 1864 में जोराशंको में अपनी पहली मिठाई की दुकान खोली थी, पर जल्द ही उनकी यह दुकान बंद हो गई। इसके 2 साल बाद इन्होंने बाग बाजार में अपनी दूसरी दुकान खोली। इस बार उन्होंने सोच रखा था कि वे किसी भी आम मिठाई के भरोसे अपनी दुकान नहीं चलाएंगे। वे एक नई मिठाई बनाना चाहते थे जो उनके खुद के द्वारा इजाद की गई हो। दास जी ने छेना के गोलों को चाशनी में उबालने की कोशिश की, पर ये गोले टूट जाते। अंत में उन्होंने इसमें रीठा मिलाया, जिससे छेने के गोले नरम हो गए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वे इन गोलों को बांधने में सफल हुए और ऐसे ही रसगुल्ले का जन्म हुआ। उनके ग्राहकों ने इसे खूब पसंद किया। उन्हें कई शुभ चिंतकों ने कहा कि इस मिठाई की विधि वे अपने नाम से पेटेंट करा लें, पर वे नहीं माने। उन्होंने कई लोगों को इसे बनाने का तरीका बताया, क्योंकि वे मानते थे कि उनका यह आविष्कार तभी सफल होगा जब ये देश भर के लोगों तक पहुंचेगा। दास का यह आविष्कार बंगालियों में बहुत प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि बाग बाजार के मशहूर डॉक्टर पशुपति भट्टाचार्य जब भी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने जाते, दास का रसगुल्ला लेकर जाते। एक बार इस दुकान के सारे रसगुल्ले खत्म हो गए, सो उन्हें किसी अन्य दुकान से यह मिठाई खरीदनी पड़ी। टैगोर ने तुरंत ही अंतर पहचान लिया और उन्हें कहा कि वे जब भी आएं, सिर्फ दास के यहाँ का रसगुल्ला ही लाया करें।
एक अन्य कहानी राणा घाट के पाल चौधारियों के प्रसिद्ध हलवाई हराधन मोइरा को लेकर प्रचलित है। इसके अनुसार रसगुल्ले का आविष्कार हराधन ने एक बार गलती से उबलती चाशनी में छेना के गोले गिर जाने के बाद किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में भोवानीपुर के मलिक और शोभा बाजार के चितरंजन मिष्ठान भंडार के हलवाइयों ने इस मिठाई के स्वरूप को बदला। एक कहानी के अनुसार भगवान दास बागला नामक एक व्यवसायी जो उस समय कोलकाता में रहता था ने इस मिठाई को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। इसी कारण इसके स्वरूप में जगहों के अनुसार बदलाव आए। राजस्थान में जहां ये रसबरी बना, उत्तर प्रदेश में राजभोग के नाम से जाना गया। बनारस के लोग इसे रसमलाई कहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की गलियों में इस चीज डम्पलिंग को बहुत पसंद किया जाता था। 1930 में केसी दास द्वारा इसे टिन के डब्बे में पैक करके पूरे विश्व में निर्यात किया जाता था। अंग्रेज शासकों के बीच में रसगुल्ले की लोकप्रियता को लेकर एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। विलियम हेरोल्ड एक मशहूर अंग्रेज बावर्ची था। उसे भारत जंग में मदद करने के लिए भेजा गया। उसके द्वारा बनाए गए पकवान इतने स्वादिष्ट होते थे कि एक उच्चाधिकारी ने उसके हाथ का खाना खाने के बाद उसे अपना निजी बावर्ची बना लिया। एक दिन उन्होंने विलियम को वहाँ के रसगुल्ले की विधि जानकर लाने को कहा जो उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय कोई भी लिखित विधि मिलना कठिन था और अमूमन यह लोगों के बीच ही रहती थी। विलियम ने हर दरवाजे को खटखटा कर पूछना शुरू किया कि उन्हें रसगुल्ला बनाने की विधि पता है या नहीं। इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी वे अपने प्रयास में असफल रहे। हर घर से उन्हें एक नई विधि और नया तरीका पता चला। मनचाहा फल न मिलने पर अंत में थककर विलियम ने रसगुल्ले के 10 बक्सों के साथ वापस अपने देश जाने का निर्णय लिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां जाकर वे इस मिठाई को बनाने में सफल हो जाएं। वे सफल हुए या नहीं, ये आज तक एक रहस्य है। अपने कई रस्म और इतिहास से जुड़ी इस मिठाई के जन्म पर कोलकाता अपना दावा रखता है। 2015 में दोनों सरकार ने भौगोलिक संकेत मांगा और तभी से ये मिठाई एक अलग रस्साकसी के बीच फंस गई। उड़ीसा साहित्यकारों का मानना है कि 1868 के भी पहले से इस मिठाई का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। उदाहरण स्वरूप पुराने उड़िया शब्दकोश पूर्णचंद्र भाषा कोशा में गुड़ की चाशनी में छेना को मीठा करने की बात की गई है। उड़िया पंडित सूर्य नारायण दास की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उड़िया साहित्य रा इतिहास का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें दंडी रामायण और उड़िया भोजन में रसगुल्ले का उल्लेख है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में नवीन चंद्र दास के द्वारा खोली हुई दुकान केसी दास, जिसे अब उसके परिवार वालों द्वारा चलाया जा रहा है, के साथ मिलकर एक विस्तृत फाइल तैयार की जा रही है, जिसमें सारे ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित किए जा रहे हैं। इसमें खाद्य इतिहासकार के.टी. आचार्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि बंगालियों ने छेना निकालना पुर्तगालियों से सीखा और उसके साथ प्रयोग कर उससे मिठाई बनाने वाले वे पहले लोग थे। क्योंकि दूध मंदिरों में चढ़ाया जाता था, तो भारत के अन्य जगहों पर इसे फाड़ना अच्छा नहीं माना जाता था। संक्षिप्त में कहे तो इसके जन्म को लेकर बहस आज भी जारी है। हो सकता है कि इसका जन्म बंगाल में हुआ हो और फिर इसे उड़िया ले जाया गया हो। ये भी हो सकता है कि किसी बंगाली रसोई घर के उड़िया बावर्ची द्वारा इसका जन्म हुआ हो और ये उड़ीसा पहुंचा हो। पर एक बात तो तय है कि जिसका आविष्कार ही लोगों में मिठास बांटने के लिए हुआ हो, उसके जन्म पर बहस करना निरर्थक और अनावश्यक है।